Good morning, students. Good morning, sir. Morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। अब वॉइस को म्यूट कर लीजिए। आज कनेक्टिविटी में थोड़ी दिक्कत रही, थोड़ा लेट हो गए। चलिए, आज हम पतंग कविता के बाद आगे बढ़ते हैं। कुंवर नारायण जी की एक और कविता है, बात सीधी थी पर। बात सीधी थी पर। कुंवर नारायण जी की तीसरे चैप्टर में एक दूसरी कविता है। अगर इस कविता को भी हम ध्यान से देखें तो कोई पंक्ति बड़ी है, कोई छोटी है, कोई बहुत ही छोटी है। देखने से ही पता चल रहा है कि पंक्तियां बहुत बड़ी बहुत छोटी भी है। तो ना वर्ण बराबर हो सकते हैं, ना मात्राएं बराबर हो सकती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कविता भी छंद मुक्त कविता है। ये कविता भी छंद मुक्त कविता है। और छंद मुक्त कविता होती है, उसकी शैली होती है अगेय, जिसमें किसी ना किसी छंद का प्रयोग होता है। मात्रिक या वार्णिक छंद होता है तो वो गेय पद होता है, उसे हम गेय शैली बोलते हैं। लेकिन जहां पर छंद का ही प्रयोग नहीं होता, मात्रिका वार्णिक किसी छंद का प्रयोग नहीं होता, जो कविता छंद मुक्त होती है उसकी शैली अगेय होती है। इसे आप नोट कर लें। तो छंद मुक्त कविता है, शैली है अगेय। इस कविता में कवि हमें ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम किसी भी सरल सी, साधारण सी, सामान्य सी बात होती है, उसको सामान्य भाषा में, सीधी भाषा में, सरल भाषा में कह देना चाहिए। लेकिन यदि हम एक साधारण सी बात को सरल भाषा में नहीं कह करके और अच्छी भाषा का या विशेष भाषा का प्रयोग करना चाहते हैं ना, तो वह बात कठिन हो जाती है। फिर वह वापस सरल नहीं होती है, लगातार कठिन होती चली जाती है। और एक समय ऐसा भी आता है कि जब वह बात प्रभावहीन हो जाती है, अर्थहीन हो जाती है, उसका अर्थ भी समझ में नहीं आता, और जब अर्थ ही समझ में नहीं आता तो वह प्रभावहीन भी हो जाती है, वह बात व्यर्थ हो जाती है। इसलिए कवि ये बताना चाह रहे हैं कि हमें किसी भी बात को सरल भाषा में ही कहना चाहिए। हमें किसी भी बात को सरल भाषा में ही कहना चाहिए। ये महावीर बताओ बेटा, वॉइस आप ऑन करके, अनम्यूट करके। वॉइस सही आ रही है क्या मेरी? अच्छे सुनाई दे रहा है? महावीर आप बताओ बेटा, वॉइस ठीक आ रही है? और बच्चे बता सकते हैं वॉइस ठीक आ रही है क्या? ठीक है, ओके। तो इस बात में महत्वपूर्ण बात, या इस कविता में महत्वपूर्ण बात यही थी कि हमें किसी भी बात को साधारण भाषा में या सरल भाषा में कहना चाहिए, ताकि उसे सब समझ सके और वो बात प्रभावी भी हो। अगर हम अच्छी भाषा का प्रयोग करना चाहेंगे तो वो सरल सी बात भी कठिन हो जाती है, किसी की भी समझ में नहीं आती, प्रभावहीन, अर्थहीन हो जाती है। अतः हम जब भी किसी को कोई बात कहें तो सरल भाषा में कहना चाहिए। यही इस कविता में कवि का संदेश है। पढ़ना शुरू करते हैं। बात सीधी थी पर। सीधी का अर्थ लिखें सरल। सीधी यानी सरल, पर यानी परंतु, एक बार बात सरल थी। एक बार
बात सरल थी, परंतु भाषा के चक्कर में, यहाँ भाषा से पहले लिख लो अच्छी, भाषा के चक्कर में से पहले लिख लो प्रयोग, अच्छी भाषा के प्रयोग के चक्कर में। बात तो सरल थी, लेकिन उसमें कवि ने अच्छी भाषा का प्रयोग करना चाहा, तो अच्छी भाषा के प्रयोग के चक्कर में जरा यानी थोड़ी सी, जरा थोड़ी सी टेढ़ी फंस गई, कठिन हो गई। टेढ़ी फंसना कठिन हो जाना, कठिन हो गई। एक बार बात सरल थी, परंतु अच्छी भाषा के प्रयोग के चक्कर में वह थोड़ी सी कठिन हो गई। बात तो सरल थी, लेकिन कवि ने उसमें अच्छी भाषा का प्रयोग करना चाहा, तो बात थोड़ी सी कठिन हो गई। जैसे ही अच्छी भाषा का प्रयोग करना चाहा, तो बात थोड़ी सी कठिन हो गई। पहले सरल थी, अब कठिन हो गई। कठिन क्यों हो गई? जब कवि ने उसमें अच्छी भाषा का प्रयोग करना चाहा, तो उस प्रयास में थोड़ी सी कठिन हो गई। उसे पाने की कोशिश में, यहां पाने का अर्थ है सरल बनाना। क्योंकि पहले भी सरल थी, अब थोड़ी सी वो कठिन हुई, तो कवि क्या कर रहे हैं, अब उसे वापस सरल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उसे सरल बनाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा। उल्टा पलटा का अर्थ है परिवर्तन किया। उल्टा पलटा का अर्थ है परिवर्तन किया। तोड़ा का अर्थ है हटाना, और मरोड़ा का अर्थ है जोड़ना। तोड़ा यानी हटाना और मरोड़ा यानी जोड़ना। कुछ शब्द उसमें से हटा दिए और कवि ने कुछ नए शब्द जोड़ दिए। हटाने का मतलब जब वो कठिन हो गई ना, तो उसमें से कुछ शब्दों को हटाया। अब वापस सरल बनाना चाहते हैं ना, तो कुछ शब्दों को उसमें से वापस हटाया और कुछ नए शब्द जोड़ दिए। सरल बनाना चाह रहे हैं कि बात बने। यहाँ बात बनना एक मुहावरा है। कभी भी हमारे बड़े बूढ़ों से, पूर्वजों से, जो हमारे घर में और सदस्य हैं, उनसे हमने सुना होगा बात बन गई। बात बन गई का मतलब जो कार्य करना चाह रहे थे, क्या वो हो गया? बात बने। अब यहाँ कौन सी बात बनाना चाह रहे थे? वो सरल बनाना। ये बेटा वो इसको म्यूट रखे। या सुनी, साहिल म्यूट क्यों नहीं करते आप वो इसको? बात बने, बात बनने का मतलब कैसी बने? सरल बने। वो सरल बनाना चाह रहे हैं ना बात को, तो बात बने कि बात सरल बन जाए। जिससे कि बात सरल बन जाए, फिर भाषा से बाहर आए। क्या है? अर्थ। सरल बन जाएगी तो उसका अर्थ भाषा से बाहर आ जाएगा। तो भाषा से पहले लिख लो अर्थ। बात सरल बन जाए और उसका अर्थ भाषा से बाहर आ जाए। वापस से देखो, उसे सरल बनाने की कोशिश में, किसे? उस बात को जो थोड़ी सी कठिन हो गई। उसे सरल बनाने की कोशिश में भाषा में परिवर्तन किया। कुछ शब्द उसमें से हटाए गए और कुछ नए शब्द जोड़े गए। घुमाया फिराया। घुमाया फिराया यानी आगे
पीछे किया, घुमाया फिराया, आगे पीछे किया। कुछ शब्दों को आगे पीछे भी किया जिससे कि बात सरल बन जाए, फिर उसका अर्थ भाषा से बाहर आ जाए। यानी भाषा कठिन हो गई ना, तो अब उसका अर्थ हमें समझ में आने लगे, ऐसा प्रयास कवि करने लगे। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ, देखो यहां आ गया साथ साथ, ये साथ साथ एक जैसा शब्द है, दोबारा आ गया और अर्थ एक ही है। तो नोट करें, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया इस पंक्ति में, ठीक है। भाषा के साथ साथ वह बात और भी पेचीदा, अर्थ लिखे कठिन, पेचीदा का अर्थ लिखे कठिन होती चली गई। जैसे जैसे कवि ने प्रयास किया सरल बनाने का, तो ये बात वैसे वैसे कठिन होती चली गई। वापस से देखिए, एक बार बात सरल थी, बात तो बहुत सरल थी, परंतु अच्छी भाषा के प्रयोग के चक्कर में कवि ने उसमें अच्छी भाषा का प्रयोग करना चाहा, तो उस चक्कर में वह बात थोड़ी सी टेढ़ी फंस गई, यानी कठिन हो गई थी। बात सरल थी लेकिन अच्छी भाषा के प्रयोग के चक्कर में वो थोड़ी सी कठिन हो गई थी। उसे पाने की कोशिश में, उसे फिर से सरल बनाने की कोशिश में भाषा में परिवर्तन किया कवि। अब जब वो कठिन हो गई थोड़ी सी, तो कवि अब उसे वापस सरल बनाना चाहते हैं, तो उसकी कोशिश में कवि ने भाषा में परिवर्तन किया। क्या क्या परिवर्तन किया कि कुछ शब्द उसमें से हटा दिए और कुछ नए शब्द जोड़ दिए, कुछ शब्दों को आगे पीछे भी किया जिससे कि वह बात फिर से सरल बन जाए और फिर उसका अर्थ भाषा से बाहर आ जाए, यानी उसका अर्थ आसानी से समझ में आने लगे। ये प्रयास कवि ने बात को सरल बनाने के लिए किया, लेकिन इससे तो भाषा के साथ साथ वह बात और भी कठिन होती चली गई। कवि जैसे जैसे उसे सरल बनाने का प्रयास करते गए, वैसे वैसे वह बात और भी कठिन होती ही चली गई। कवि तो ये चाह रहे हैं कि ये कठिन हो गई, तो अब उसे फिर से सरल बनाने का प्रयास करते हैं, और सरल बनाने के लिए ये सारे प्रयास कवि ने किए। लेकिन जितने भी कवि ने प्रयास किए, कवि असफल हुआ, क्योंकि अब वो बात धीरे धीरे और भी कठिन होती चली गई। पहले तो थोड़ी सी कठिन हुई थी, अब धीरे धीरे वो और भी कठिन होती ही चली गई। कवि के वश की बात ही नहीं रही। अब जो सरल बनाना चाह रहे थे, अब वो कठिन बनती जा रही है, होती चली जा रही है। तो बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि बात कठिन क्यों हो गई थी, तो आप बता सकते हैं कि जब कवि ने उस सरल बात में अच्छी भाषा का प्रयोग करना चाहा, तो वो कठिन हो गई। यहां मुहावरा है टेढ़ी फंस जाना, जरा टेढ़ी फंस जाना, ये एक मुहावरा है। इसका अर्थ है बात का कठिन हो जाना, मुश्किल हो जाना। इसके बाद फिर से देखो, बात बनना, ये भी एक मुहावरा है। बात बनना, कार्य सिद्ध होना, कार्य पूर्ण होना। तो मुहावरों का प्रयोग भी हुआ, यहाँ पर हुआ है। इसके बाद दूसरा प्रश्न बनता है कि कवि ने उस बात को सरल बनाने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए, क्या क्या कोशिश की, तो आप बताएंगे
कवि ने उसे सरल बनाने के लिए भाषा में भी परिवर्तन किया, कुछ शब्द हटाए, कुछ नए शब्द जोड़े, शब्दों को आगे पीछे भी किया। ये सभी कार्य, कोशिश या प्रयत्न कवि ने उस बात को सरल बनाने के लिए किए। फिर यहां से प्रश्न बनता है कि जब कवि ने उस बात को सरल बनाने की कोशिश की तो क्या परिणाम निकला? भाषा के साथ साथ बात और भी कठिन हो गई, यानी उसकी भाषा भी कठिन होती चली गई और वो बात और भी कठिन होती चली गई। अब उसका अर्थ भी समझ में नहीं आ रहा था। ये परिवर्तन हुआ। ठीक है, अब देखिए आप सह प्रसंग व्याख्या करेंगे। सह प्रसंग व्याख्या करेंगे आप इसकी। सबसे पहले तो पहले दो शब्द और अंतिम दो शब्द लिख देंगे, बीच में डैश डैश हो जाएगा, और फिर आप सबसे पहले लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ में आप लिखेंगे प्रस्तुत काव्यांश कवि कुंवर नारायण की बात सीधी थी पर शीर्षक कविता से अवतरित है। प्रस्तुत काव्यांश कवि कुंवर नारायण की बात सीधी थी पर शीर्षक कविता से अवतरित है या लिया गया। प्रसंग में आप लिखेंगे एक बार जब बात सरल थी तो कवि ने उसमें अच्छी भाषा का प्रयोग करना चाहा तो लगातार वह कठिन होती गई, और दोबारा बहुत कोशिश हुई लेकिन वह लगातार और भी कठिन होती चली गई। ये प्रसंग है। व्याख्या, व्याख्या जो भी इसका भावार्थ अभी हमने किया है वो व्याख्या में आ जाएगा। और चौथा बिंदु है विशेष। विशेष का पहला बिंदु बनेगा इसकी भाषा के बारे में। ठीक है, तो बताएंगे भाषा से रस सुबोध एवं भावानुकूल है तथा अज्ञेय शैली है। शैली कौन सी लिखेंगे? अज्ञेय, क्योंकि इसमें छंद का प्रयोग नहीं है, इसलिए इसको अच्छे से गाना भी संभव नहीं है। कोई लाइन बहुत बड़ी है तो कोई बहुत छोटी है, इसको अच्छे से गा नहीं सकते हैं। इस कविता पर अच्छे से वाद्य यंत्र बजाना भी संभव नहीं है, इसलिए कह सकते हैं ये अज्ञेय शैली है। दूसरे पॉइंट में हमें ध्यान है अलंकार के बारे में हम टिप्पणी करते हैं। तो अलंकार के लिए हम अगर ध्यान से देखें तो पुंडुक्ति प्रकाश अलंकार भी आया है, और अनुप्रास तो सब जगह होता ही होता है। ठीक है, तो यहां कह देंगे अनुप्रास तथा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों के प्रयोग से काव्यांश के सौंदर्य में वृद्धि हुई है। तीसरे अंतिम पॉइंट में लिखेंगे कि कवि इस काव्यांश में संदेश देना चाह रहे हैं कि हमें किसी भी बात को सरल भाषा में ही प्रस्तुत करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो बात प्रभावहीन हो जाती है, उस बात का महत्व समाप्त हो जाता है। हमें किसी भी बात को सरल भाषा में ही प्रस्तुत करना चाहिए, सरल भाषा में ही कहना चाहिए।
ये कवि का संदेश है जो हम तीसरे बिंदु में लिखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ये बात सीधी थी पर कविता का प्रथम भाग है। यदि इसमें कहीं पर आपको कोई कंफ्यूज है, कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं